और चलिए इसी बीच बड़ी खबर झारखंड के साहिबगंज से आ रही है। साहिबगंज से एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर दो मालगाड़ियों की टक्कर की खबर है। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, 4 घायल हो चुके हैं। बरहेट में खड़ी मालगाड़ी से दूसरी मालगाड़ी टकरा गई। टक्कर के बाद मालगाड़ी में आग लग गई है। मौके पर पहुंची है फायर की टीम, साथ ही आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश। हादसे के चलते रेल यातायात पर बड़ा असर पड़ा है। रेल लाइन ठीक होने में अभी वक्त लग सकता है, 2 से 3 दिन का वक्त अभी लग सकता है। तो बड़ी खबर आपको झारखंड के साहिबगंज से हम दे दें, यहां पर 2 मालगाड़ियों की टक्कर की खबर आई है। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है। हमारे साथ इसी खबर पर फोन लाइन पर हमारे संवाददाता चंदन जुड़ चुके हैं। चंदन, कैसे ये घटना घट गई साहिबगंज में? साहिबगंज से यह खबर आ रही है, कितने लोगों की हताहत की खबर है? तो हमारे संवाददाता चंदन जो कि साहिबगंज से इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े, एक बार फिर से उनसे सवाल कर लेते हैं। चंदन, कैसे हुई है घटना, जरा जानकारी दीजिए, अपडेट दीजिए। देखिए, झारखंड के बरहेट में 2 मालगाड़ियों को टकराने से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया है कि एक मालगाड़ी जो फरक्का से लालमटिया की ओर जा रही थी और मालगाड़ी बरहेट में एक मालगाड़ी खड़ी थी पहले से, उसमें आकर टकरा गई है, जिससे कि जो ट्रेन के फरकच्चे हो गए हैं और साथ ही साथ 2 लोको पायलट की मौत हो चुकी है, 4 घायल हैं। एक की बॉडी निकाल ली गई है, उसे अस्पताल भेज दिया गया है और दूसरी लोको पायलट की जो बॉडी है वो अभी भी मालगाड़ी में फंसे होने की बात सामने आ रही है। और फिलहाल जो जितने बड़े अधिकारी हैं वो रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और जायजा लिया जा रहा है घटना का। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है। जो ट्रेन में आग लगी थी उसे इस पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल जो वहाँ का जो मंजर है काफी दर्दनाक बताया जा रहा है। पुलिस प्रशासन, रेलवे प्रशासन, सारे लोग तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि घटना देर रात हुई है, समय बता पाएंगे आप? करीब रात 3:30 बजे की बताई जा रही है, जब ये जो मालगाड़ी है वो दूसरे मालगाड़ी से टकराई है। हेलो, ठीक है चंदन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरों को देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं झारखंड के साहिबगंज से, जहां पर 2 मालगाड़ी के बीच टक्कर की खबर आई है। बता दें कि एक मालगाड़ी पहले से वहां खड़ी थी, दूसरी मालगाड़ी तो जो रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी, जो खड़ी मालगाड़ी थी उस पर उसने टक्कर मार दिया। ऐसे में 2 लोगों की मौत और 2 लोग घायल की खबर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात वक्फ संशोधन बिल की कर लेते हैं। वक्फ संशोधन बिल के काउंटडाउन की बात हो रही है, जिसको लेकर के एक बड़ा अपडेट अब सामने आया है। बताया जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल को सरकार कल संसद में पेश कर सकती है। देखिए, सरकार वक्फ संशोधन बिल को पहले लोकसभा में पेश करना चाहती है। लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की आज दोपहर 12:30 बजे बैठक होगी, जिसमें वक्फ संशोधन बिल को पेश करने को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। संसद के बजट सत्र का ये आखिरी हफ्ता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार बिल को कल लोकसभा में पेश कर सकती है। हाथ जोड़ करके सबको कहता हूँ कि आप अगर बिल का विरोध करना है तो तर्क रख करके आप विरोध कीजिए। कौन सा प्रावधान को आप विरोध करके बताइए और ये भी बताइए कि गैर संवैधानिक कैसे है वो भी बताइए। ऐसे झूठ बात फैलाने से तो होगा। इस बीच सरकार ने विपक्ष को आड़े हाथ लिया और लोगों से बहकावे में न आने के लिए कहा। किसी का जमीन कैसे छीन सकता है? इस तरह का झूठे बातें करके लोगों को बरगलाने का काम करना ये तो ठीक नहीं है। ये कौन लोग हैं जो झूठ बात बोल करके आम लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं? और जब से वक्फ संशोधन बिल की बात चली है, तब से सियासी घमासान भी देखने को मिल रहा है। जबानी जंग हो रही है। बिल के विरोध में कई मुस्लिम संगठन और सियासी पार्टियां अपील कर रही हैं। एनडीए की घेराबंदी हो रही है, तो वहीं एनडीए की ओर से भी जवाब देने में देर नहीं लगाई जा रही। क्या कुछ चल रहा है, देखिए। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मचे घमासान में शिवसेना शिंदे गुट ने शिवसेना उद्धव गुट को चुनौती दे दी है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा, शिवसेना उद्धव गुट इस बिल का समर्थन करेगा, बाला साहब की विचारधारा पर चलेगा या फिर दुम दबाकर भाग जाएगा। अब फैसले की बारी है।
उधर इस बिल को रोकने के लिए मुस्लिम संगठन अभी भी एनडीए सहयोगियों से आस लगाए बैठे हैं। पे पूरा विचार नीतीश कुमार जी करेंगे, क्योंकि इसमें एक पूरे देश स्तर पे सिर्फ बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान के हर गोशे में लगभग 20 से 25 करोड़ मुसलमानों में तशवीश है, इसलिए इस पे पूरा विचार होना चाहिए। एआईएमआईएम को भी भरोसा है कि एनडीए के सहयोगी अपना फैसला बदल सकते हैं। अगर बीजेपी को ये बिल पास करना है तो उसको चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, बाद में चिराग पासवान और जयंत चौधरी, ये इनका समर्थन लेना जरूर है। अगर ये लोगों ने इस बिल को समर्थन किया तो भारत देश का मुसलमान कभी भी इन लोगों को माफ नहीं करेगा। तो आज न्याय और जस्टिस वर्सेस तुष्टीकरण की लड़ाई है। और देखिए, उम्मीद जताई जा रही है कि कल संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश हो सकता है। इसी बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सांसदों को कुछ खास निर्देश दिए, लेकिन यह वक्फ बिल को लेकर नहीं था, बल्कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर था। देखिए, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के सांसदों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में उन्हें निर्देश दिए हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाएं। पार्टी कार्यक्रम की बजाय सामाजिक बैठकों में चर्चा करें और लोगों से फीडबैक लें। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर फिलहाल जेपीसी में मंथन चल रहा है, लेकिन इतना तो साफ हो गया है कि वक्फ बिल के बाद केंद्र के एजेंडे पर यही है। इसके अलावा जेपी नड्डा ने बीजेपी सांसदों से 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस को लेकर भी बात की। उस दिन सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपने घरों पर पार्टी का नया झंडा लगाने के लिए कहा गया। वहीं 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती वाले दिन सभी सांसदों से दलित बस्तियों में जाने और लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक अंबेडकर जयंती से अगले 10 दिनों तक देश भर में कई कार्यक्रम होंगे, जिनमें केंद्रीय मंत्री, सांसद और बीजेपी के बड़े नेता शामिल होंगे। और देखिए, इन सब विवादों के बीच ममता बनर्जी के एक बयान को लेकर के घमासान छिड़ गया है। ममता बनर्जी ने कल कोलकाता में ईद समारोह में बोलते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला और कह दिया कि वो बीजेपी के बनाए धर्म को मानती नहीं, वो एक गंदा धर्म और हिंदू धर्म के खिलाफ है। धर्म मानता है, स्वामी विवेकानंद को धर्म मानता है, लेकिन हम जानबूझ के एक गंदा धर्म जो इसने बनाया, जो एक जुमला पार्टी ने बनाया, वो धर्म को नहीं मानता है, वो तो हिंदू धर्म का खिलाफ में है। ममता बनर्जी के इस बयान के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। ममता पर बीजेपी वार कर रही है तो टीएमसी भी पलटवार में पीछे नहीं है। पूरी दुनिया में इसको रक्त रंजित कर रखा है, उस मजहब से प्यार और जो विश्व बंधुत्व की बात करे उससे तकरार। ममता बानो, कृपा करके एक बार अपनी मानसिकता का परीक्षण करा दें। प्रॉपर हिंदुइज्म, इसका जो आइडियोलॉजी है हम लोग मानते हैं। नए तरीके से वोट मार्केटिंग के लिए जो लोग हिंदुइज्म को इस्तेमाल करते हैं डिस्टॉर्टेड वे से, हम लोग उसको विरोध करते हैं। ममता दीदी जो बोली है एकदम सही बात बोली है। और औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर के नागपुर में बड़ा बवाल हुआ है। हिंसा में कई घर और दुकानें, गाड़ियां जला दी गई हैं। वीएचपी और बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठनों ने कार सेवा कर कब्र हटाने का ऐलान किया है, लेकिन अब आरएसएस ने इस पूरे मुद्दे को ही गैर जरूरी बताया है। अनावश्यक विषय उठाए गए हैं। उसकी मृत्यु यहाँ हुई तो कब्र यहाँ बनी हुई है। हमने तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो आदर्श है, उन्होंने अफजल खान की भी वहाँ पर कब्र बनवाई थी। वो तो है भारत की ये उदारता की सर्वसमावेशिता का प्रतीक है। औरंगजेब की कब्र रहनी चाहिए या हटनी चाहिए, इसको लेकर इधर आरएसएस ने अपना रुख साफ किया तो उधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का भी एक बड़ा बयान आया है। आमची भूमिका अतिशय स्पष्ट आहे। बर त्या ठिकाणी आहे ही ASI ची प्रोटेक्टेड कबर आहे, त्यामुळे आम्हाला औरंगजेब आवडो का न आवडो, कायद्याने 50, 60, 100 वर्षापूर्वी त्याला त्या काळामध्ये 60 वर्षापूर्वी प्रोटेक्शन मिळालेलं आहे आणि म्हणून त्या ठिकाणी जे काही कायदा आहे त्या कायद्याचं पालन करणं ही आमची जबाबदारी आहे। हे मात्र निश्चित आहे, कुठल्याही परिस्थितीमध्ये औरंगजेबाच्या कबरीचं उदात्तीकरण, ग्लोरिफिकेशन आम्ही होऊ देणार नाही।
और औरंगजेब को लेकर के देश भर में जंग जारी है और ऐसे में अब उत्तराखंड में धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। हरिद्वार का औरंगजेबपुर अब शिवाजी नगर के नाम से जाना जाएगा। धामी सरकार ने हरिद्वार समेत 4 जिलों में कई जगहों के नाम बदल दिए। देखिए, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फैसले की जानकारी और लिस्ट सोशल मीडिया पर साझा की, जिसके मुताबिक हरिद्वार जिले में औरंगजेबपुर अब शिवाजी नगर होगा। गाजीवाली आर्यनगर, चांदपुर ज्योतिबा फुले नगर, मोहम्मदपुर जट मोहनपुर जट, खानपुर कुरसली अंबेडकर नगर, इंद्रीशपुर नंदपुर, खानपुर श्री कृष्णपुर और अकबरपुर फाजलपुर विजयनगर नाम से जाना जाएगा। और इसी तरह देहरादून जिले में मियावाला को रामजीवाला, पीरवाला को केसरी नगर, चांदपुर खुर्द को पृथ्वीराज नगर और अब्दुल्लापुर को अब दक्ष नगर कहा जाएगा। फैसले की जानकारी देते हुए सीएम धामी ने कहा है कि जन भावनाओं के अनुरूप हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर, साथ में नैनीताल जनपद में विभिन्न स्थानों के नाम परिवर्तित किए गए हैं। नैनीताल जिले में नवाबी रोड को अब अटल मार्ग और पंचक्की से ITI मार्ग को गुरु गोलवलकर मार्ग कहा जाएगा। तो उधम सिंह नगर जिले में नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी को अब कौशल्यापुरी के नाम से जाना जाएगा। और कल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आधी रात सड़कों पर उतर गई। उन्होंने रिंग रोड के पास हो रहे निर्माण का जायजा लिया। बाहरी रिंग रोड पर समयपुर बाती में सड़क बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बारिश से ठीक पहले दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे। देखिए, आधी रात को दिल्ली के सीएम ने सड़क निर्माण का काम कुछ यूं शुरू करवाया। दिल्ली के सीएम पद की शपथ लेने के बाद से ही रेखा गुप्ता लगातार एक्शन में हैं। कल जब आधी रात को वो समयपुर बादली एरिया में हो रहे सड़क निर्माण का जायजा लेने के लिए पहुंचे, तो उनको देख लोग भी चौंक गए। निर्माण विभाग दिल्ली सरकार की ओर से जो सड़क का काम हो रहा है उसका जायजा लेने के लिए दिल्ली की सीएम पहुंची हुई है। तस्वीरों में ये नजर आएंगी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, वो खुद यहाँ पर अधिकारियों के साथ जो है बातचीत कर रही हैं। सीएम ने भरोसा दिया कि बारिश से पहले वो सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगी। हम लोग यहाँ पर इस काम का उद्घाटन करने के लिए पहुँचे हैं। 12.5 करोड़ की लागत से रिंग रोड का ये हिस्सा ठीक किया जा रहा है। इसके अलावा भी पूरी रिंग रोड के कामों को हम लोग करा रहे हैं। हमारा ध्येय है कि बारिशों से पहले हम रिंग रोड को पूरी तरीके से गड्ढा मुक्त कर दें। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जब से दिल्ली की कमान संभाली है तभी से कैग की 3 रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जा चुकी है। आज वायु प्रदूषण पर कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में अब 2 दिन बचे हैं और दोनों दिन सदन में हंगामे के आसार हैं। आज सीएम रेखा गुप्ता कैग की 4थी रिपोर्ट विधानसभा में पेश करेंगी। वायु प्रदूषण रोकने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में हुए खर्च का लेखा जोखा पेश किया जाएगा। रेखा गुप्ता इससे पहले 3 कैग रिपोर्ट सदन में पेश कर चुकी हैं। इनमें दिल्ली की शराब नीति, दिल्ली परिवहन निगम के खर्च और स्वास्थ्य क्षेत्र पर हुए खर्च से जुड़ी रिपोर्ट शामिल थी। विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने साफ कर दिया है कि सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। CAG की रिपोर्ट में जिन भी कमियों की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है, जो भी पैसे का नुकसान सरकारी खजाने को हुआ है, जो भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है, वो अगर उसमें सब सामने आ रही है तो फिर दिल्ली विधानसभा का सदन जो है वो कॉम्पिटेंट है कोई भी फैसला लेने के लिए। कैग रिपोर्ट से ये साफ हो जाएगा कि पिछली सरकार ने वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए कितनी गंभीरता से कोशिश की और क्या उसमें कोई वित्तीय अनियमितताएं हुई। और अब 7 सेकंड न्यूज में खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक शहरों और ग्राम पंचायतों में आज से पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी गई है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के फैसले के बाद आज से जिन पवित्र शहरों में पूर्ण शराबबंदी लागू हो गई है, उनमें उज्जैन, ओंकारेश्वर और महेश्वर का नाम है। इसके अलावा मंडलेश्वर, ओरछा महर, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मंडला, मुल्ताई, मंदसौर और अमरकंटक का नाम भी है, जिनकी संपूर्ण नगरीय सीमा में शराबबंदी रहेगी। सलकनपुर, कुंडलपुर, बांदकपुर, बरमान कला, बरमान खुर्द और लिंगा की ग्राम पंचायत सीमा में भी शराब की सारी दुकानें और बार बंद हो गए हैं। देवी अहिल्या की नगरी में हमने जब कैबिनेट की थी तब हमने निर्णय किया था कि हमारे धार्मिक शहरों में जो विसंगतियां थी, जैसे उदाहरण के लिए बाबा महाकाल की नगरी में 1 किलोमीटर तक शराबबंदी थी, बाद में ओपन तो हमने कहा या तो एक पूरी नगर सीमा में होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए।
ऐसे कई नगरों में तो हमने कहा था जो धार्मिक नगर पूर्णतः इनके अंदर शराबबंदी करें।